हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वह रंध्र या स्टोमेटा की संरचना एवं उसके क्या काम होते हैं। ठीक है, आज हम इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। तो रंध्र जो है बच्चों, सबसे पहले तो हम ये बता दें कि रंध्र जो है कहाँ पाए जाते हैं। तो रंध्र जो पाए जाते हैं पौधे के एरियल भाग में। ठीक है, रंध्र पौधों के हरे एवं वायुवीय भागों में उपस्थित होते हैं। हरे वायुवीय भागों में, ये वायुवीय, ठीक है, वायुवीय भागों में उपस्थित होते हैं, यानी कि जो जमीन से ऊपर का हिस्सा होता है वायुवीय भागों में उपस्थित होते हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया। यहाँ पर आप यहाँ लिख सकते हो कि रंध्र कहाँ इस उपस्थित होंगे, हरे वायुवीय भागों में रंध्र उपस्थित होते हैं। जैसे ये प्लांट मैं बना दे रहा हूँ आपको। अगर हमने पौधा बनाया तो प्लांट का ये जो ऊपर का भाग होता है, हरा एवं वायुवीय भाग होता है प्लांट का, ये जमीन के अंदर जड़ हो गई। ठीक है, तो अगर ये भाग, तने भी हरे हैं, अगर ये तना है और अगर ये हरा है तो यहाँ पर भी रंध्र उपस्थित होंगे। पत्तियां हैं, ग्रीन तो होती ही हैं, तो यहाँ रंध्र उपस्थित होंगे। तो ये ऊपर का वाला भाग जो है क्या कहलाता है, वायवीय भाग कहलाता है। ठीक है, ये वायवीय भाग है। तो हरे एवं वायवीय भाग में रंध्र उपस्थित होंगे। ठीक है, पहली बात ये हो गई। दूसरा पॉइंट हम इस तरह से लिख सकते हैं गाइस। ठीक है, रंध्र जो है ना, दोनों प्रकार के पौधों में पाए जाते हैं। पौधे जो होते हैं वो द्विबीजपत्री भी होते हैं और एक बीजपत्री भी होते हैं। द्विबीजपत्री पौधे होते हैं जैसे सारी दालें, जितने भी, अगर हम इनके छिलके को छील के देखेंगे तो दो बीज पत्र निकलेंगे। तो ये सब पौधे द्विबीजपत्री कहलाते हैं। तो इनकी जो पत्तियां हैं इनमें शिराविन्यास होता है। ये जैसे हमारे हाथ में शिराएं होती हैं, ऐसी पत्तियों में ये शिराएं कहलाती हैं। ठीक है, तो शिराविन्यास जो है, तो पत्ती का एक ऊपर का हिस्सा होता है और एक निचला हिस्सा होता है। ठीक है, तो निचले हिस्से पर, यहाँ ऊपरी हिस्से पर द्विबीजपत्री में रंध्र नहीं पाए जाते। रंध्र केवल द्विबीजपत्री पौधों में कहाँ पाए जाते हैं, पत्ती की निचली सतह पर। तो पत्ती की निचली सतह पर रंध्र उपस्थित होंगे। निचली सतह पर उपस्थित, कैसे लिखेंगे इस पॉइंट को आप, ये समझाने के लिए मैंने आपको बात कही, लेकिन लिखना आपको स्वयं है। द्विबीजपत्री पौधों की पत्ती में रंध्र निचली सतह पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब ये पूरा पॉइंट लिख दिया मैंने। अब आता है एक बीजपत्री पौधे। एक बीजपत्री जिनमें केवल एक ही बीज पत्र पाया जाता है। ठीक है, तो एक बीजपत्री पौधे होते हैं जैसे ज्वार, बाजरा, धान, गेहूं, चावल वगैरह। तो ये सब क्या है, एक बीजपत्री पौधे होते हैं। तो एक बीज पत्री पौधे, ओके, पत्री लिखना भूल गया हूं मैं, कोई नहीं। तो एक बीज पत्री पौधे, तो एक बीज पत्री पौधों की जो पत्तियां होती हैं, घास भी एक बीज पत्री होती है जो दूब घास होती है। तो इसमें शिराविन्यास ये होता है, केला भी एक बीज पत्री होता है। तो शिराविन्यास क्या होता है, समांतर होता है, सीधी सीधी शिराएं होती हैं ये। तो इसकी ऊपरी त्वचा और निचली दोनों त्वचाओं पर, ठीक है, ऊपरी एवं निचली सतह पर रंध्र उपस्थित होते हैं। एक बीज पत्री पौधों में रंध्र कहाँ उपस्थित होंगे बच्चों, ऊपरी त्वचा पर भी होंगे और निचली त्वचा पर भी होंगे, यानी कि दोनों सतहों पर एक बीजपत्री पौधों में रंध्र पाए जाएंगे। इसको ध्यान रखिएगा। एक चीज और मैं आप लोगों को साथ साथ बता देता हूं बच्चों, कि जो एक बीजपत्री पौधे की या कोई सी भी पत्ती है, ये पत्ती है, तो इस पत्ती का जरा सा भाग मैं बना रहा हूं, ये जरा सा 1 वर्ग मिलीमीटर भाग, 1 मिलीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसको क्या कहेंगे, 1 वर्ग मिलीमीटर। तो 1 वर्ग मिलीमीटर बहुत छोटा सा पार्ट होता है। तो इतने भाग में रंध्रों की जो संख्या होती है वो होती है 250 से 300। 250 से 300 रंध्र पाए जाते हैं, समझ गए आप। तो पत्तियों में रंध्र क्या होंगे, पत्तियों के 1 वर्ग मिलीमीटर भाग में, पत्तियों के 1 वर्ग मिलीमीटर में रंध्रों की संख्या, ऐसे लिख सकते हैं आप, रंध्रों की संख्या
250 से 300 तक हो सकती है। ओके, इतने रंध्र पाए जाते हैं इसमें। एक चीज और, मेन चीज और रंध्रों की मैं बता देता हूं। रंध्र बच्चों दिन के समय खुले रहते हैं। रंध्र दिन के समय क्या रहते हैं? खुले रहते हैं, ओपन रहेंगे। और रात्रि में रंध्र रात के समय, रात के टाइम पे ये क्या हो जाते हैं? ये बंद हो जाते हैं। ठीक है, ये रात के टाइम पे ये रंध्र बंद हो जाते हैं। तो इनकी ये विशेषता है रंध्रों की। और रंध्रों का और खुलना और बंद होना, ठीक है, हमारे पौधों की कोशिकाओं में पाया जाने वाला पोटेशियम आयन, इसको ध्यान रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है ये कंपटीशन में। पोटेशियम आयन के कारण ही, जो पोटेशियम आयन होता है एक तत्व, ठीक है, पोटेशियम आयन के कारण रंध्र खुले एवं बंद रहने पर क्या करता है? नियंत्रित या नियमन करता है। किसके कारण होता है ये? कौन सा तत्व रंध्रों के खुलने और बंद होने में मददगार होता है या हेल्पफुल होता है? वो है पोटेशियम आयन। इसको ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में अनेक बार ये बात पूछी गई है गाइस। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो रंध्र की अब संरचना की बात कर लेते हैं सीधे, कि रंध्र की संरचना कैसे होती है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं रंध्र की संरचना। थोड़ा और नीचे ले लेता हूं मैं पेज। ओके गाइस, देखिए रंध्र की संरचना में सबसे पहले हम, ये दो कोशिकाएं होती हैं रंध्रों में, किडनी शेप या गुर्दे के आकार की या सेम के बीज के आकार की दो कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, इन कोशिकाओं को, रंध्रों की मुख्य कोशिकाएं यही कहलाती हैं। इन कोशिकाओं को रक्षक कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, रक्षक कोशा कहते हैं। और प्रत्येक रक्षक कोशा में एक केंद्रक होता है। ठीक है, ये मैंने केंद्रक बना दिया। तो एक केंद्रक होगा बच्चों, रक्षक कोशाओं में एक केंद्रक होगा। इसके अतिरिक्त इसके चारों ओर, इसके दोनों, ठीक है, इसके कोशिका द्रव्य में ये हरित लवक पाए जाएंगे। मैंने ब्लू कलर से बना दिए हैं अलग कलर बनाने के लिए। तो यहाँ पर हरित लवक इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक कोशिका में अनेक हरित लवक उपस्थित होते हैं। ओके, और इसके अलावा इसमें जो एक द्रव्य भरा रहता है जिसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। रक्षक कोशिकाएं, ठीक है, कोशिकाएं ही हैं, ये सेल हैं। ये अलग सेल है, ये अलग सेल है। तो दोनों सेल में ये जो द्रव्य भरा रहता है इसको कहते हैं कोशा द्रव्य या कोशिका द्रव्य। ठीक है, साइटोप्लाज्म, इसको साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य कहा जाता है। इसको चारों ओर से, ठीक है, चारों ओर से ये कोशिकाएं, ठीक है, इस तरह की अनियमित कोशिकाएं इसको चारों ओर से घेरे रहती हैं रंध्रों की। ठीक है, मुख्य कोशिकाओं को। इन कोशिकाओं को हम बच्चों कहते हैं सहायक कोशिकाएं। इनको क्या कहा जाता है? सहायक कोशिकाएं इनको कहते हैं। ओके, इनको सहायक कोशिकाएं कहती हैं, जो रंध्रों को चारों ओर से घेरे रहती हैं। यही आप लोगों को लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो रंध्र का छिद्र है, यहाँ से देखो, यहाँ से क्या होगा? CO2 और O2 का आदान प्रदान होता है। ये क्या लेते हैं? मान लीजिए ये, ठीक है, दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके क्या वापस करते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहीं से रिलीज करते हैं। तो इनका जो कार्य हो गया, अगर हम कार्य की बात करें, ठीक है, तो कार्य क्या हो गया? CO2 और O2 का आदान प्रदान करना, कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन का आदान प्रदान करना। ठीक है, तो ये काम हो गया इनका। दूसरा, यहीं से ये क्या करते हैं? यहीं से ये जल के रूप में हानि करते हैं। पौधों से जल के रूप में जल हानि होती है, वाष्प के रूप में। ठीक है, तो वाष्प के रूप में जो जल हानि होती है, इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहा जाता है? पौधे के वायवीय भाग से, ठीक है, वाष्प के रूप में जो होने वाली जल हानि है उसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो दूसरा काम रंध्र वाष्पोत्सर्जन का भी करते हैं। ठीक है, गैसों का विनिमय करते हैं और वाष्पोत्सर्जन का काम करते हैं। CO2 और O2 का आदान प्रदान, ये दोनों गैस ही तो हैं, तो गैसों का विनिमय भी कह सकते हैं इसको,
गैसों का विनिमय। विनिमय का मतलब भी क्या होता है? आदान प्रदान करना होता है। गैसों का विनिमय या CO2 और O2 का आदान प्रदान करना। और दूसरा काम होता है इनका वाष्पोत्सर्जन करना। ठीक है। और अगर हम इनकी बात करें रंध्रों की बच्चों, तो हम क्या कह सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं इनकी संरचना? अगर हम संरचना की बात करें, संरचना कैसे लिखेंगे, लिखना चाहेंगे तो ठीक है, दो मुख्य कोशिकाएं होती हैं, जिनको क्या कहा जाता है? दो प्रमुख कोशिकाओं को रक्षक कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है। रंध्र ऐसे लिख सकते हैं आप, रंध्र दो प्रमुख कोशिकाओं से बना होता है या कोशाओं से बना होता है, जिन्हें इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? रक्षक कोशिकाएं कहते हैं। रक्षक कोशाएं कहते हैं। थ्योरी इसकी देखो, संरचना ऐसे लिख सकते हैं, रक्षक कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशाएं किस प्रकार की होती हैं? इनका आकार आप लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे आकार लिख सकते हैं। कोशाएं कैसी दिख रही हैं? वृक्कनुमा, यानी कि किडनी शेप्ड होती हैं। वृक्क के आकार की या सेम के बीज के आकार की होती हैं, वृक्कनुमा होती हैं। कुछ भी लिख सकते हैं जैसे आपको लिखता है, या काजू के आकार की होती हैं। प्रत्येक कोशा में क्या होता है? आप बता दीजिए। प्रत्येक कोशा में एक केंद्रक एवं इसके साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य में, इसके कोशिका द्रव्य में अनेक हरित लवक पाए जाते हैं। अनेक हरित लवक पाए जाते हैं। ठीक है। इस तरह से देखिए आप थ्योरी लिख सकते हैं। आप अनेक हरित लवक पाए जाते हैं, ये पाए जा रहे हैं नहीं हरित लवक जो ब्लू कलर साइटोप्लाज्म में मैंने बनाया है। ठीक है। और रक्षक कोशिकाओं को चारों ओर से कौन घेरे रहता है? आप बताइए। रक्षक कोशिकाओं को चारों ओर से सहायक कोशिकाएं घेरे रहती हैं। सहायक कोशिकाएं घेरे रहती हैं। तो इसमें काफी कुछ हो गया रंध्र में, तो इतना आप लोग रंध्र में लिख देंगे बच्चों। ठीक है। यहाँ रंध्र की जो संरचना है वो कंप्लीट हो जाती है। आप लोगों की समझ में आया होगा, और जैसा भी आप लोगों को ये टॉपिक लगा है, पसंद आया तो जरूर कमेंट करके बताइएगा।